So in task 1 we can use the function left. In the left function will ask you for text. Text means the cell reference जहाँ पर आपका डेटा स्टोर है. तो ना फंक्शन से बहुत सारे आएंगे, बट हमें फंक्शन को रीड करने आना चाहिए. नॉट पॉसिबल कि सारे फंक्शन को याद कर लोगे आप. एक बार पढ़ना समझ जाओगे ना कि कौन सा पैरामीटर्स कैसे देते हैं. सो टेक्स्ट में ये वाला दे दोगे, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर में ब्रैकेट कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का क्या, हाँ याद है कुछ, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, नंबर कैरेक्टर. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब जैसे टेक्स्ट वाले में कोई ब्रैकेट नहीं है, टेक्स्ट की नाम है ना, उसमें कुछ भी ब्रैकेट नहीं, बट नंबर कैरेक्टर में आपका ब्रैकेट है. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब दैट इज ऑप्शनल आर्गुमेंट. If you do not provide the second argument, by default left function will work for single character. ठीक है, तो वो दे देगा क्या, 1 दे देगा. ठीक है, so स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे मिले that is the optional argument. So we can provide there 4. 4 को ऐसा नहीं करना कि 4 को स्क्वायर ब्रैकेट में दे देना. ठीक है, 4, so you will get 1844. ठीक है, 1844. अब देखो 1844 जो नंबर है ना, दैट इज लेफ्ट लाइन, बट द वैल्यू 1996 दैट इज राइट लाइन. इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, कि जो भी आपका लेफ्ट राइट फंक्शन है ना, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, उसको टेक्स्ट में दे रहा है. ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन में दे रहा है. लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, जितने भी फंक्शंस है ना, इसका आउटपुट नंबर्स में नहीं होता है, ऑलवेज टेक्स्ट में होता है. तो अगर आपने इसकी लाइनमेंट चेंज नहीं की है, डिफॉल्ट पे रखे हो ना, तो इट विल बी लेफ्ट लाइन. ठीक है, तो उसको हम आगे फंक्शन कैटेगरी में देखेंगे कि हमको अगर फंक्शंस में जो आउटपुट है नंबर्स में चाहिए ना, तो कैसे हम फंक्शन थ्रू कर सकते हैं, rather than कि एक को हम चेंज करके करें, है ना. नाउ कैन ड्रैग इट. टाइम लगेगा सेटअप में. मुझे मैसेज कर देते ना, मैसेज ही नहीं करते. अच्छा आज ही किया है. ओके, नाउ टास्क 2. टास्क 2 बताया कोई, किससे करेंगे, कौन से फंक्शन से करेंगे टास्क 2. टास्क 2 कौन से फंक्शन से करेंगे, हाँ. सो सबसे इजी मेथड है सब्स्टिट्यूट से करेंगे. सो वी कैन प्रोवाइड हियर सब्स्टिट्यूट. नाउ ये क्या पूछ रहा है मुझे, टेक्स्ट पूछ रहा है. टेक्स्ट मीन्स, टेक्स्ट का मतलब क्या होगा, द इनपुट सेल. ठीक है, नाउ ओल्ड टेक्स्ट में क्या देंगे हम लोग, ओल्ड टेक्स्ट में क्या देंगे, इन डबल कोट्स एस्ट्रिस्क स्पेस. स्पेस को मैन्युअली दे दोगे, ब्रैकेट क्लोज, डबल कोट्स क्लोज. न्यू टेक्स्ट में डबल कोट्स स्टार्ट, डबल कोट्स क्लोज. लास्ट में पूछ रहा है इंस्टेंस नंबर. इंस्टेंस नंबर दैट इज द ऑप्शनल आर्गुमेंट. इंस्टेंस नंबर का मतलब होता है कि आपको अगर लास्ट में भी होता है, फर्स्ट में भी होता है, मुझे सिर्फ फर्स्ट का चाहना होता है ना, तो इंस्टेंस नंबर 1 दे देते हैं. अदरवाइज इंस्टेंस नंबर में क्या होगा, 0 पे सेट रहता है. ये सबको हटा दो. ठीक है, सो मुझे तो दिख रहा कि एक ही है, सो यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसको. ठीक है, आ गया, देखो सही आ गया. नाउ वी कैन drag it to down.
नाउ अब मुझे सेंटेंस चाहिए। जब भी आप टास्क 3 में ये क्रिएट अ सेंटेंस। सो किससे करेंगे हम लोग इसको? सो देयर आर 4 मेथड, ठीक है, देयर आर 4 मेथड। द फर्स्ट द ट्रेडिशनल वन कॉन्कैटेनेट, द सेकंड मेथड एंड ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर कि हम फर्स्ट वाले टेक्स्ट को दें, देन एंड से 1 एंड 1 क्या था ना 11 आया था। द सेकंड मेथड, द थर्ड मेथड इज कॉन्कैट फंक्शन जो लेटेस्ट एक्सेल में है, एंड द फोर्थ वन इज टेक्स्ट ज्वाइन, वो भी लेटेस्ट के लिए है, ठीक है। सो कॉन्कैटिनेट और एंड ऑपरेटर से कर सकते हो उसको। कर लोगे या करा दूँ? कर लोगे ना, इजी है। कॉन्कैटिनेट फंक्शन लिखोगे, मैं दिखा देता हूँ कैसे लिखोगे। कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट वन में क्या होगा? दिस वन एंड फिर देना, मुझे स्पेस देना है ना, स्पेस देना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे करेंगे डबल कोट्स में स्पेस वन द स्पेस डबल कोट्स क्लोज एंड ईयर, ठीक है, एंड स्पेस विद स्पेस एंड परसेंट एंड स्पेस ऑफ द पॉपुलर वर्ड। आ गया, ठीक है। इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। सो अगर आप कॉन्कैटिनेट से आपको लग रहा है कि याद भी रहेगा फंक्शन, एंड ऑपरेटर याद रख सकते हो, ठीक है। एंड ऑपरेटर में क्या होगा? एंड ऑपरेटर में आपको कॉन्कैटिनेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड का सॉरी, यहाँ पे एंड क्यों आ गया? एंड तो लिखा नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे एंड कर दिया मैंने, एंड की जरूरत नहीं है। यहाँ एंड की जगह कॉमा करना, सॉरी ये एंड दे दिया मैंने, आप यहाँ कॉमा कर देना, कॉमा से हो जाएगा। एंड दोगे तो कॉन्कैटिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। ये देख लो, जो एंड ऑपरेटर दिया था ना तब कॉन्कैटिनेट की जरूरत नहीं पड़ती फंक्शन की। सो कॉमा से कर दो, क्लोज करें इसको। नाउ टेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी इज डीलिंग विथ नंबर्स, डीलिंग विथ नंबर्स। सो फंक्शंस आपको टेक्स्ट कैटेगरी में मिला जिसका आउटपुट किस में आता था? टेक्स्ट वैल्यू में। बट आपको जो भी डेटा एनालिसिस करना है या स्टैट्स का जो भी करना है वो नंबर्स में आता है हमारे पास। अगर सर्वे भी हम कंडक्ट कर रहे हैं, परसेंटेज भर रहे हैं, हम गुड स्कोर 1 स्कोर 2 या फिर कर सकते हैं ना रेटिंग हाई लो, उसको क्या करते हैं बाद में हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं ना, ताकि हम उसमें कुछ भी लगा सकें, स्लोप निकाल सकें, इंटरसेप्ट निकाल सकें, फोरकास्ट कर सकें, रिग्रेशन लगा सकें। तो बहुत बार हमें नंबर्स को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। एंड अकाउंट्स में होता है ना, लास्ट में अगर हम नंबर्स को कंट्रोल करते हैं तो राउंड ऑफ भी देते हैं कि राउंड ऑफ वैल्यू कितनी आई है। लाइक अगर किसी का परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज आ रहा है 21.72689% है ना, तो 2 डेसिमल में करना है। सो जो वैल्यू बच जाएगी उसको राउंड ऑफ भी करते हैं बाद में हम लोग। सो कुछ फंक्शंस देख लो यहाँ पे। द फर्स्ट फंक्शन इज एबीएस, वन आर्गुमेंट फंक्शन। एबीएस फंक्शन क्या करेगा आपका? एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी?
टू, ठीक है, स्क्वायर रूट आई इंटीजर। सो -2.1 का इंटीजर वैल्यू कितना आएगा? -2.1 का इंटीजर वैल्यू नियरेस्ट लोअर वैल्यू पे जाता है। तो -2.1 पे कितना आएगा? -3 आएगा ना। नियरेस्ट कितना होगा? -3 होगा, लोअर साइड में जाता है ना, ठीक है, -3 पे आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आ रहा है? वो कैसे चल रहा है? एक्सेल बंद हो गया, इंस्टॉल हो गया। एक्सेल खोल रखा है, एक्सेल ओपन हो रहा है। पहले से चलाओ उसको। हाँ, पहले से अभी लगा पहले चलाओ। हाँ, और हटाना पड़ेगा। तो ये पूरे ऑफिस को चलाना पड़ेगा, पूरे ऑफिस को, मतलब एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। हाँ, नहीं, डबल प्रेस ऑफिस हटने दो। डबल प्रेस ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऑफिस का जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब उसको इंस्टॉल करना। सम स्क्वायर, ठीक है, एक बार देख लो इसको, फिर प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा कि कहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ब्लाइंडली फंक्शन ही देख रहे हैं, पर फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए हम आगे केस स्टडी पे वर्क करेंगे। रैंड मैंने कराए थे आपको, रैंड वैल्यू, सो वी कैन जनरेट रैंडम वैल्यू। RAND रैंड और रैंड बिटवीन दो फंक्शंस होते हैं जो सिमुलेशन में काफ़ी यूजफुल होते हैं, ठीक है। रैंड वैल्यू में 0 और 1 के बीच में कोई भी डेसिमल वैल्यू में आपका जनरेट होता है, बट RAND बिटवीन में आप बॉटम और टॉप दे सकते हो। 1 से लेकर के 50 तक या 5 से लेकर के 100 तक रैंडम वैल्यू जनरेट करो, ठीक है। और जितनी बार भी वर्कशीट को रिफ्रेश करोगे ना, ये वैल्यू चेंज होगी। कहाँ पे यूज होता है इसका? इसका यूज होता है सिमुलेशन में, जब हम लोग सिमुलेट करते हैं मॉडल्स को, ठीक है। बहुत बार मॉडल बनाते हैं तो रैंडम वैल्यू देने की जरूरत पड़ती है। रैंडम वैल्यू हम देख करके चेक करते हैं कि मेरा मॉडल सही कर रहा है कि नहीं काम, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे है बीकॉम लैब, एडमिन ऑफिस के जस्ट ऊपर ही है बीकॉम लैब। मैं भेज देता हूँ मैं वो लोकेशन, ठीक। राउंड अप एंड राउंड डाउन एक बार खुद से करना। सो राउंड अप एंड राउंड डाउन। राउंड फंक्शन क्या करेगा ना, लाइक 3.4 को अगर राउंड करना है आपको, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3.4 सिंगल डेसिमल 3 आएगी, एंड 3.6 की कितनी आएगी? 4 आएगी।
हमने कैसे चेक किया कि 3.64 आना चाहिए, जो नियरेस्ट आना चाहिए। क्या हो गया ना? सो राउंड फंक्शन उसी तरह वर्क करता है। सो लाइक 3.1428571 वैल्यू है, मुझे राउंड करना है इसको, राउंड 2 डेसिमल पे। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3.14। ठीक है, उसकी बाद की वैल्यू सबको 0 0 कर देगा वो। आप इस डेसिमल पॉइंट्स को डिस्प्ले में ना कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, एंड राउंड अप में क्या आएगा? राउंड अप में क्या आएगा? राउंड अप में सेम अगर सिंटेक्स दें तो राउंड अप में कितनी वैल्यू आएगी? ठीक है, एंड राउंड डाउन में क्या क्या करेगा? लोअर साइड में चला जाएगा। ठीक है, राउंड अप आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, 2 3 4 कुछ भी दे सकते हो, जितने डेसिमल पॉइंट की जरूरत होगी आपको। ठीक है, सेम एज राउंड डाउन। अब देखो दो फंक्शन और भी हमारे पास आए बाद में, सीलिंग डॉट मैथ एंड सीलिंग डॉट मैथ एंड फ्लोर डॉट मैथ। पहले सीलिंग था एंड फ्लोर था, बाद में मैथ इसमें ऐड हुआ। ये क्या करता है? लाइक राउंड फंक्शन आपका कंट्रोल किसको कर रहा है? डेसिमल पॉइंट्स को। ठीक है, बट अगर आपका एक केस आता है कि आपको जो एंटर करनी है वैल्यू वो 10 के मल्टीपल में करनी है, 10 के मल्टीपल में करनी है। ठीक है, सो आपको जो भी पेमेंट करना है 10 के मल्टीपल में करना है। सो अगर आपका बिल बनता है 12 रुपीज, तो कितनी पेमेंट करनी होगी उसको? अगर 12 रुपीज पेमेंट बनता है, आपको पेमेंट कितनी करनी होगी 10 के मल्टीपल में? आइदर 20 और 10। ठीक है, सो सीलिंग डॉट मैथ एंड फ्लोर डॉट सीलिंग टॉप हो गया, तो सीलिंग डॉट मैथ करोगे ना, तो भी वैल्यू दोगे और जिसके मल्टीपल में उसको आपको चेक करना है हायर साइड में, तो करोगे सीलिंग, एंड लोअर साइड करना है तो फ्लोर। ठीक है, इसका मैं यूज बताऊंगा कि अभी कहाँ पे यूज हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्री में इसको। ठीक है,
सो जब मुझे पैसे देने होते हैं तो हम कौन सा यूज करना चाहेंगे, सीलिंग या फ्लोर? हाँ, फ्लोर। अच्छा, लेने होंगे तो सीलिंग, ठीक है। सीलिंग डॉट मैथ 26, इसको 5 पे करते हैं हम लोग। सीलिंग डॉट मैथ G26 5 पे कितना आएगा? ये इसकी वैल्यू आएगी 30। देखो समझ में नहीं आया तो पूछ लो। तो मुझे टॉप में जाना है, तो 26 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है? बटी आ रही है ना, बटी वैल्यू रहेगी। यही फ्लोर पे करोगे ना, सिर्फ इसको फ्लोर पे करोगे ना तो कितनी वैल्यू आएगी? लोअर साइड पे, ठीक है, 25 आएगी। चल रहा है ना? फ्लोर डॉट मैथ, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका हम प्रैक्टिकल यूज देखते हैं, ठीक है। सम प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। सम प्रोडक्ट करता क्या है ना, देखो इसमें दिया हुआ है सम प्रोडक्ट में क्या है, आपका सिंटेक्स क्या दिया हुआ है? array 1 एंड array 2, ये दिया हुआ है ना, array 1 एंड array 2। array 1 में हमने 2 3 4 लिया, array 2 में लिया 3 2, ठीक है। तो सम प्रोडक्ट क्या करेगा? array 1 का फर्स्ट वैल्यू एंड array 2 का फर्स्ट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस array 1 का सेकंड वैल्यू array 2 का सेकंड वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेगा, प्लस, ठीक है। इसको कर लो, फिर इसका प्रैक्टिकल देखो। ठीक है, चलो द केस ऑफ IRCTC, टिकट बुक किया होगा आप लोगों ने IRCTC से कभी ना कभी, है ना। तो IRCTC में अगर देखोगे ना, जब भी पेमेंट ऑनलाइन करते हो ना, वो 5 के मल्टीपल में हायर साइड लेता है। अगर टिकट का प्राइस 323 रुपीज होता है, वो 325 लेता है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे, टोटल अमाउंट आफ्टर राउंड ऑफ एंड एडजस्टेड राउंड ऑफ अमाउंट, इसको कैलकुलेट करो।
एक्सपेक्टेड राउंड ऑफ। अकाउंट्स में तो एक एक पैसे का आपको मेंशन करना पड़ता है ना कि आपने टैक्स में कितने दी। ठीक है, जनरली एडजस्टेड राउंड ऑफ मंथ जनरली नेगेटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि सही यूज किया। नेक्स्ट और देखना, टोटल पेमेंट वाला करके देखोगे। टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट पढ़ लो। मुझे सिंगल फंक्शन चाहिए, कौन से सेल पे, इस वाले सेल पे मुझे सिंगल फंक्शन चाहिए। ठीक है, कि मुझे मेरा बता दें मंडे को मुझे कितनी पेमेंट करनी होगी, फिर इसको ड्रैग कर दें संडे तक के लिए। ठीक है, एक सिंगल फंक्शन यहाँ पे चाहिए कि प्लम्बर को मुझे कितना पेमेंट करना है, उसको ड्रैग कर दें नीचे की तरफ। दैट मीन्स कि एक फंक्शन यहाँ पे चाहिए और एक फंक्शन यहाँ पे चाहिए, उसी को ड्रैग कर सकें। ठीक है, इसको करके दिखाओ। इसमें आपका थर्ड सेशन का लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सही से दिखा रहा है 900 का रेट 23 पेमेंट कैसे होगा। कितना टाइम हो रहा है अभी 3:39 हो रहा है।
इन्होंने ठीक किया है, बस एक जगह पर आप फॉरवर्ड से कर दो। मल्टीप्लाई ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? इस रेट में है टू कम, इस रेट में टू कम, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस, तो ये कौन सा फंक्शन बनाया था? सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट में एरो 1 अब एरो 1 जो है आपका सब जगह यूज हो रहा है ना, कोशिश करो ये अपने टैब में नहीं किया ठीक है, एक्स्ट्रा तो करता है ये हो जाएगा, नेक्स्ट प्रैक्टिस भी कर लेना।
चलो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें भी देखो यहाँ पर भी जो होता है आपको प्रोडक्ट रेट दिया हुआ है एंड टोटल सोल्ड क्वांटिटी दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, है ना। फिक्स्ड मेथड तो करते हैं लोग कि पहले हर प्रोडक्ट का रेवेन्यू अलग अलग निकाल के सम करते हैं, है ना। सो इन दिस केस यू कैन यूज सम प्रोडक्ट array 1 comma array 2। ठीक है, सो काफी टाइम सेव होगा आपका, अगर कि मैनुअली एक एक करके निकालो आप। ठीक है, समझ में आ गया मैथमेटिकल फंक्शन कहाँ पे यूज करते हैं। तो बहुत सारे केसेस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन कैसे देखोगे ना तो मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है। क्लोज करते हैं इसको। टू 2.5 वर्किंग विद डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम ये फंक्शन आपके एक्सेल में भी है एंड और भी है। तो टाइम इंटेलिजेंस का जो प्रॉब्लम होता है ना उसके लिए आपको डेट एंड टाइम फंक्शन आपको वहाँ पे उसका सिंटैक्स जो है ना उसकी समझ लेके बहुत इजीली कर पाओगे आप। सो इन द डेट एंड टाइम एक्सेल में डेट जो स्टार्ट होता है, जो कैलकुलेशन स्टार्ट होती है कौन सी डेट से होती है? 1 January 1900 that we treated as number 1। ठीक है, तो अगर महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ एंड आपका स्टेट अगर निकालोगे ना in written time we have two dynamic function that is now and today। ठीक है, बताओगे ये डायनेमिक फंक्शन कहाँ पे यूज हो सकता है, कौन से केस में यूज हो सकता है डायनेमिक फंक्शन, पर्टिकुलर यूज कहाँ हो सकता है? रिपोर्ट करने को कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम? नाउ एंड टुडे फंक्शन कहाँ पे यूज कर सकते हैं? नाउ होता है कि जैसे हम पूरे करंट में टाइम यूज होता है फंक्शन, तो मैंने बता दिया आपको रिटर्न इसका यूज कहाँ पे है। हाँ, जब भी स्पेसिफिक कॉलम को निकालते हैं एग्जैक्ट टर्म क्या होगा, कहाँ पे यूज होगा? कॉल सेंटर में, फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर में कितने घंटे की लॉगिन होती है करने की? 8 घंटे की होती है, 9 घंटे होती है। तो सबसे पहले आप एक्सेल में आपको यहाँ पर एंट्री करना होता है, ये लॉगिन टाइम था। ठीक है, या फिर वेब भी कॉन्सेप्ट में रिपोर्ट बना होता था तो लॉगिन ड्यूरेशन आ जाता था एक्सेल में। ठीक है, लॉग आउट ड्यूरेशन भी आ जाता था। ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस निकाल के लॉगिन आवर निकाल देता था। लेकिन अगर मेरे पास लॉगिन ड्यूरेशन आ गया, लॉग आउट नहीं हुआ तो लॉगिन ड्यूरेशन आ गया है। ठीक है, अब मुझे देखना है टाइम कितने घंटे हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर आप निकाल सकते हैं डेट वाले में कि अगर किसी ने कंपनी ज्वाइन किया है, किसी ने कंपनी ज्वाइन किया है आज की डेट तक उसको कितना ड्यूरेशन होता है ना कि ग्रेजुएटी होता है, ग्रेजुएट से ही मिलता है। ठीक है, या फिर अगर
देखोगे कि आपको देखना है कि आज के डेट तक कितने लोग ऐसे हैं तो आज की डेट में जिनका बर्थडे है ना, तो उसमें भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका टेन्योर निकालने में, करंट टाइम के अकॉर्डिंग उनका टोटल ड्यूरेशन निकालने में वहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ एंड टुडे फंक्शन, नाउ फंक्शन जो है ना वो डेट और टाइम दोनों देता है। तो आप टाइम निकालना चाहो तो टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, बट टुडे फंक्शन जो होता है ना वो सिर्फ और डेट देता है, डेट। ठीक है, सो नाउ फंक्शन का जो आउटपुट होगा उसको अगर आप नंबर्स में कन्वर्ट करोगे ना तो वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, बट टुडे फंक्शन का अगर कन्वर्ट करोगे नंबर्स में ना तो इंटीजर आएगा। क्यों आएगा इंटीजर? कि अगर आपका डेट अगर आपका टोटल 5 डेज एंड 12 आवर्स होते हैं। ठीक है, 5 डेज 12 आवर्स होते हैं ना, उसका जो नंबर स्टोर होगा ना 5.5। ठीक है, करके देखते हैं। नाउ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज आ रहा है, देखो यही फॉर्मेट आ रहा है आप लोगों का। 9/29 आ रहा है, 29/9 आ रहा है। हाँ, यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मेट आ रहा है ना दैट मीन्स कि आपका सिस्टम सेट है MMDDYY पे। ठीक है, तो अगर आपका MMDDYY पे है ना, अगर आपको नहीं, आपको चाहिए इंडियन फॉर्मेट में, दैट मीन्स कि DDMMYY में चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं इसको चेंज? नंबर फॉर्मेट में जाकर के, जनरल में जाकर के मोड नंबर फॉर्मेट पे जाओगे ना, वहां पर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो इक्वल साइन। अब मुझे इस डे का, टुडे जो लिखा हुआ है ना, इसका मुझे चाहिए डे चाहिए। कौन से डे है? डे मीन्स डे, अच्छा 29 है ना। सो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन यूज करूँ, बताना यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन यूज करूँ, कॉमा 1 करूँ, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? लेफ्ट फंक्शन यूज किया मैंने, ये सेल रेफरेंस दिया, कॉमा 1 दिया, क्या आउटपुट आना चाहिए? हाँ, नहीं आना चाहिए ना। बट पहले मैंने बताया कि डेट जो है ना कभी भी स्टोर होता है वो नंबर्स में स्टोर होता है। दैट मींस कि 1 जनवरी से लेकर के 29 सितंबर 25 तक कितने डेज हुए ना, ये नंबर स्टोर करेगा। अगर मैं इसको एंटर करूंगा ना तो क्या आएगा? आई थिंक सो कि 4 आना चाहिए। ये देखो 4 आ रहा है। क्यों आ रहा है 4? अब इस डेट का हम नंबर फॉर्मेट चेक करके देख लेते हैं, चेक करके कि क्या है ये नंबर फॉर्मेट इसका। ये लो जनरल, कितना आ रहा है? 45929। तो ये मिस्टेक कभी मत करना कि डेट दिया हुआ है और लेफ्ट राइट कौन सा लगा रहे हो आप उसमें। तो लेफ्ट राइट किससे निकालेगा? तो डेट का जो नंबर होगा, नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1900 से लेकर के अब तक का कितने डेज होता है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट फंक्शन विल नॉट वर्क ऑन डेट केस। ठीक है, so if we need to extract day, month, year, then we need to use the function day. So day क्या करता है? किसी भी सीरियल नंबर का ना करता है कि वो कौन से डे में पढ़ रहा है, उसका डेट कितना है। सो डे, मंथ, ईयर। ठीक है, एंड डेट क्या करता है फंक्शन? डेट फंक्शन में कोई भी अगर आप नंबर वैल्यू देते हो ना, लाइक 2025, 9, 29, इसको क्या करता है वो डेट में कन्वर्ट कर देता है। डेट मीन्स कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करता, वो काम ऑन कैटेगरी नहीं करता है, उसको क्या करता है डेट के नंबर में कन्वर्ट कर देता है। उसका अगर डेसिमल वैल्यू देखोगे ना, इसका डेसिमल वैल्यू भी आपका आएगा 4 समथिंग आएगा। ठीक है, तो डोंट यूज टेक्स्ट फंक्शन इन डेट एंड टाइम डेटा।
2002 के अराउंड में 7:30 होता था, तो कॉन्सेप्ट कम हो गया। 7 के आखिर में क्या होता था कि जो काउंटर में बैठता था एक्सेसिव मेंटेन करता था एंड वो इनपुट कर देता था लॉगिन टाइम, ठीक है। एंड जैसे ही 30 मिनट्स हो जाता था ना, 30 मिनट्स हो जाता था, उसके बाद आ जाता था कि 30 मिनट्स हो गया और रिफ्रेश करता रहता था किसका किसका 30 मिनट्स हुआ है, ठीक है। बट आज की डेट में डायनेमिक रिपोर्टिंग में इसका यूज़ हो रहा है। आर मिनट सेकेंड एंड टाइम, ये भी सेम पैटर्न पे, सो यू कैन यूज आर में आप क्या दोगे, नाउ वाला फंक्शन का जो आउटपुट आ रहा है ना ये दोगे। कितना आउटपुट आएगा इसका, आर D6 में क्या आएगा 15 आवर्स हो रहे हैं ना, सो 15 आएंगे। अब 16 हो गया एग्जैक्ट 16 हो गया, तो 16 आ गया, ठीक है। ओके, एंड मिनट्स में एंड सेकेंड, ठीक है, एंड टाइम में ठीक है। फंक्शन नाउ वी हैव 2 मोर फंक्शंस, उसके बाद हम लोग फिर इसके प्रॉब्लम के लिए फंक्शन देखेंगे। वी हैव वीक डे एंड वीक नाउ, ठीक है। आज कौन सा डे है, मंडे, तो वीक का कौन सा नंबर है ये, संडे को वो 1 ट्रीट करता है, एक्सेल ना संडे को 1 ट्रीट करता है, हाँ। तो आज कौन सा नंबर है, 2 नंबर, ठीक है। सो वीक डे आज हम करते हैं टुडे फंक्शन, इसी के अंदर टुडे फंक्शन लगा दिया हमने, ठीक है। रिटर्न टाइप में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज ऑप्शनल आर्गुमेंट, बाय डिफॉल्ट ये 1 पे सेट है, ठीक है। संडे को 1 ट्रीट करता है। सो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे, क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे, 2 आएगा, देख लो एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, वीकडे ब्रैकेट में टुडे कर दिया मैंने, कहीं पर अगर ट्यूजडे मंडे को छुट्टी होती है, जाएगी यहाँ पर सेंट्रल ऑफिस में चीजें होती है, मंडे को बंद होती है, तो मंडे को भी कर सकते हो। सो ऑन दैट केस यू कैन चेंज द रिटर्न टाइप। सो हाउ वी कैन चेंज द रिटर्न टाइप, सो रिटर्न टाइप के लिए आप कॉमा दोगे ना, यू विल गेट अ लिस्ट, ठीक है। तो फंक्शन दोगे ना और पैरामीटर कॉमा दोगे, लिस्ट आ जाएगी अगर आपको चेंज करना है, ठीक है। इसका डायनेमिक रिपोर्ट्स में जो फंक्शंस ना जनरल यूज नहीं आते, बट डायनेमिक रिपोर्ट्स में आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको जो मैं एक टॉपिक बताऊंगा, डेटा वैलिडेशन, किसी सेल पे डेट एंटर करना है, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग डेट एंटर करना है, और आपको चेक करना है कि वो डेट जो है ना वो संडे नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट ना करो सेल को, तो कैसे चेक करोगे, तो आप उस डेट का इनपुट डेट का निकालोगे ना, उसका नंबर क्या है, एंड वैलिडेशन लगा दोगे ये नंबर नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको कराऊंगा आगे, ठीक है। वीक नम बताओगे कोई, वीक नम का बताना क्या, पूरे ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52, अभी कौन सा वीक नंबर है, कैलेंडर चेक करोगे, है ना।
या गूगल करोगे, है ना, वीक नम कैलकुलेटर या एआई से पूछोगे, है ना, तो आप इससे निकाल सकते हो। एंड एआई में क्या होता है कि एआई में आप पूछते हो तो रिजल्ट देता है, नेक्स्ट के लिए फिर पूछोगे फिर रिजल्ट देगा। बट फंक्शंस के थ्रू करोगे ना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार अगर आपने यूज कर लिया ना, ये डायनेमिक हर बार बताएगा, ठीक है। तो अगर मुझे पूरा ईयर का देखना है कि मेरा पूरे ईयर का 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितना % टाइम कंप्लीट हो चुका है, कितने वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं अभी, ठीक है, तो उसको विजुलाइज करने के लिए डायनेमिक फंक्शन यूज कर सकते हो। आप लोग वेब पेज पे जितने भी रिपोर्ट देखते होंगे, वो टाइप हर डे वो चेंज होता रहता है, वो डायनेमिक होता है। जैसे कोविड का रिपोर्ट आता था, वो हर दिन चेंज होता था ना, तो एक बार सेटअप कर दोगे वो डायनेमिक वे में वर्क करेगा, ठीक है। वीक नम टुडे, अगेन यहाँ पर एक ऑप्शनल आर्गुमेंट और भी है, ठीक है ना। अगर मुझे करना है कि मैं ना वीक को स्टार्ट करूँ ना, वीक को संडे से स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो आप कर सकते हो। ईयर का जो संडे होगा ना, वहां से वीक कैलकुलेट होगा, ठीक है। सो अभी 40th वीक है, ठीक है, दैट मीन्स कि 34% अभी टाइम बचा हुआ है फुल ईयर, नहीं होगा ना। नेक्स्ट इज ई डेट। ई डेट फंक्शन क्या होता है? ई का स्टैंड होता है एस्टिमेटेड डेट। सो ई डेट में ना आप मंथ को ऐड कर सकते हो, मंथ को फोरकास्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइक 30 दिसंबर 2020 में अगर 2 मंथ्स ऐड करते हैं, कौन सा डेट आएगा? 30 दिसंबर 2020 में 2 मंथ्स ऐड करते हैं, कौन सा डेट आएगा? कौन सा डेट? 28 तक आएगा, ठीक है। अगर 3 मंथ्स ऐड करते हो तो कौन सा डेट आएगा? 30 मार्च आएगा, है ना। सो आप ना यहाँ पर मंथ करोगे ना, तो उस मंथ में अगर जितने भी, अगर 31 दिसंबर होता है, ये 31 दिसंबर होता, तो जिस मंथ में 31 आएगा 31 को करेगा, अदरवाइज 30 को करेगा। एंड ये अगर माइनस करते हो तो पीछे की तरफ भी जाएगा, ठीक है। सो ई डेट, स्टार्ट डेट कॉमा मंथ्स। ठीक है। अगर माइनस करते ना, यहाँ -2 करते ना, तो ये देखो कितना आ रहा है, 30 अक्टूबर, ठीक है। ईओ मंथ काफी यूजफुल फंक्शन है, ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या करता है ना, किसी भी डेट में ना मंथ को ऐड करता है एंड उस मंथ के सबसे लास्ट वाले डे पे चला जाता है। लाइक अगर आपका सैलरी कैलकुलेशन है, सैलरी कैलकुलेशन मंथ के लास्ट के डेट पे होता है, ठीक है। तो आप करते हो कि यार जो भी एम्प्लॉय 10th के बाद ज्वाइन करता है, 10th के बाद ज्वाइन करता है ना, उसका नेक्स्ट मंथ के लास्ट डेट तक का कैलकुलेशन होना है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ के लास्ट डेट का कैलकुलेशन होना है, करंट मंथ का सैलरी जो है नेक्स्ट मंथ की सैलरी के साथ मिलेगा, तो वहां पे कर सकते हो। या फिर रिटायरमेंट डेट कैलकुलेट करनी है। रिटायरमेंट डेट कब होती है? मिडिल में तो नहीं होती है, मंथ के लास्ट में होती है। तो जैसे ही उसका एज 58 हो जाए ना, 58 हो जाए, तो किस डेट को रिटायरमेंट करेगा वो, ठीक है। या प्रोजेक्ट का देखना है आपको कि प्रोजेक्ट कभी भी एंड होगा, मंथ के लास्ट में होगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे ये। सो ईओ मंथ वहाँ पे कर सकते हो आप, ईओ मंथ। एंड ये आप प्लस में आगे की तरफ जाओगे एंड माइनस में पीछे की तरफ, ठीक है। ईओ मंथ।
स्टार्ट कॉमा चलो नाउ नेक्स्ट फंक्शन इन नेट वर्क डेज। नेट वर्क डेज क्या होता है? ये प्रोजेक्ट शेड्यूल में काफी काम आता है। नेट वर्क डेज आप कॉल सेंटर में कॉल करते हो, बोलता है 14 वर्किंग डेज में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 14 वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट करते हो? आज की डेट से 14 डेज कर लेते हो, कैसे करते हो? जैसे हॉलीडेज है सैटरडे को शुरू करते हो, क्या करते हो ना? तो मैं अगर बोलता हूँ कि आज जो प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि 100 मैन डेज लगेंगे, ठीक है ना, 100 मैन डेज लगेंगे, तो इसमें दो कैटेगरी फंक्शन आती है, एक नेट वर्क डेज की, एक वर्क डे की, ठीक है। तो फर्स्ट वाले किसमें मैंने बताया आपको कि मैंने डेट बताया कि आज की डेट से एंड पर्टिकुलर डेट तक कितने वर्किंग डेज होंगे, ठीक है। लाइक आपको एचआर में आपको कन्वेंस देना है आपको, ठीक है ना, कितने वर्किंग डेज के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, या फिर फर्स्ट जैन से लेकर 31 जैन तक कितने नंबर ऑफ डेज बन रहे हैं वर्किंग में। आपके पास हॉलीडे की लिस्ट भी है एंड सैटरडे संडे को इंक्लूड करना है। क्या जरूरी है कि हर ऑफिस में सैटरडे संडे छुट्टी होती है? कहीं मंडे भी छुट्टी होती है, कहीं संडे भी होती है, तो नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सो पहले तो हम बाय डिफॉल्ट जो आपका सैटरडे संडे उस पर वर्क करते हैं। सो स्टार्ट डेट इज 1 अप्रैल 19, 31 March 2020. So we can use here net work days, start date, comma, end date, comma, the list of holidays, bracket close. देखना 259 आ रहा है। सो यहाँ पर देखना ना, अगर हॉलीडे लिस्ट में ना एक प्रॉब्लम थी इसमें पहले जो चेंज कर दिया है, तो हॉलीडे लिस्ट में अगर आपका ना संडे दोबारा आ रहा है ना, अगर संडे दोबारा आ रहा है आपका, तो संडे को ना दो बार माइनस नहीं करेगा, सिर्फ एक बार करेगा, ठीक है। बहुत होता है ना कि संडे कोई हमारे हॉलीडे पड़ जाता है, तो उस हॉलीडे में ना आपका संडे एक बार माइनस हो सकता है, दोबारा नहीं करेगा माइनस, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम इज कि अगर मेरा ऑफिस में सिर्फ संडे ही संडे छुट्टी होती है, ओनली संडे छुट्टी होती है, ठीक है, सिर्फ संडे छुट्टी होती है, तो मेरा नेटवर्किंग डेज कितना आएगा, ठीक है। सो एक्सेल 2010 में ना, एक्सेल 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इसमें एक एक्सटेंशन ऐड किया, दैट इज नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल, नेटवर्क डेज डॉट INTL, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, कॉमा, end date, and after putting the end date, when you press comma sign, it will ask you to select your week offs, holidays, ठीक है। week offs को select करने का देगा सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट। सो आपको सिर्फ संडे करना है। संडे का कितना कोड आ रहा है? संडे का कोड आ रहा है 11, ठीक है, एंड प्रोवाइड द हॉलीडे लिस्ट, ब्रैकेट क्लोज। देखो 311 आ रहा है,
Republic.intl. नेक्स्ट इज वर्क डे, ठीक है। सो कोई भी प्रोजेक्ट का ना आपको टाइम होता है कि इतने नंबर ऑफ डेज में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज एंड वीक ऑफ. सो यू कैन फोरकास्ट दैट डेट, लाइक इफ योर प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट इज 1st of April 2019 and days to work is 300. If you include Saturday and Sunday holiday, Saturday Sunday week off and these dates in holiday, तो आप फोरकास्ट कर सकते हो कब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. तो फंक्शन इज वर्क डे, उसको एक बार इक्वल साइन वर्क डे, पुट स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज कॉमा हॉलीडे, फिर बताना कौन सा डेट आ रहा है. 28 मई, ठीक है. एंड अगर आपकी छुट्टी सिर्फ संडे के संडे होती है तो कितने कौन सा डेट को आएगा. एंड ऑफ मई 28 में आया था, ये आया 28 में ना आपका 19 में 19 मार्च ठीक है. मार्च आ रहा है आपका. में फर्स्ट वाले में आ रहा है एंड सेकेंड वाले में देख लेते हैं. workday.intl स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा वीकेंड संडे ओनली कॉमा हॉलीडे. 19 मार्च आ रहा है. आपको कौन सा आ रहा है? चेंज आ रहा है किसी करके आपको 19 आ रहा है. क्लोज करें. इस पे ये जितनी चीजें बता रहा हूँ ना मैं आपको, इसके लिए केस स्टडी अलग से फाइल दूंगा करने के लिए, ठीक है. हाँ इसको बंद कर दो. सो आज स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग लॉजिकल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट क्लास में ये वाली फाइल कंप्लीट हो जाएगी. हाँ जी. सॉल्विंग लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है. इसको हम लोग बोल सकते हैं कंडीशनल कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं. सो ये वाला एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रेटिंग वाला वर्कशीट देखो. इसमें क्या क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय स्कोर
हाईएस्ट परसेंटेज इन थर्ड ईयर एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, तो बोनस को किसका मिलेगा, कितना मिलेगा, 10%। एम्प्लॉय हु इम्प्रूव देयर स्कोर इन ईच ईयर, उसको मिलेगा 5% का। एम्प्लॉय स्कोर्ड 80% और हायर एटलीस्ट वन टाइम, उसको मिलेगा 15%। अब आपको निकालना है कि कौन से एम्प्लॉय को कितना बोनस मिलेगा, है ना। दिवाली आने वाली है, दिवाली में भी परफॉर्मेंस भी हो सकता है, या फिर ये अप्रेजल में होता है सैलरी बेसिस पे। जैसे हम लोग कॉल सेंटर में क्या करते थे, जो एजेंट सबसे ज़्यादा कॉल देता था उसको वेटेज अलग देते थे, जो जितना कम AST रखता था रिप्रेजेंटेटिव हमको अलग से वेटेज देते थे, उसके बेसिस पे उसका इंसेंटिव मंथली कैलकुलेट करते थे। तो हर ऑफिस वगैरह में आपका इफ कंडीशन वाले प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, फर्स्ट वी डिस्कस द फंक्शन इफ फंक्शन, ठीक है। इफ फंक्शन करता क्या है आपका, इफ फंक्शन आस्क और लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मीन्स कि जो आपको मैंने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर्स, कौन कौन से थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू, है ना। सो अगर उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आती है ना, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। सो एंटर एनी नंबर, यहाँ पर 12 है ना, मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए यस और नो। इज नंबर ग्रेटर दैन 10, रिजल्ट यस और नो। 12 में क्या आएगा, यहाँ पे यस आएगा। अगर ये नंबर की वैल्यू में चेंज कर दूँ ना, ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नो आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर इक्वल साइन इफ द सेल रेफरेंस, दिस इज द लॉजिकल टेस्ट, द सेल रेफरेंस इज ग्रेटर दैन 10, ठीक है, ग्रेटर दैन 10, कॉमा, डबल कोट्स यस, डबल कोट्स नो। तो अगर आपका ना ये कंडीशन अगर आपका ट्रू होगा, सो फर्स्ट वाला जो दूंगा ना मैं कॉमा के बाद, उस पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा ना, तो सेकंड वाले पे जाकर टर्मिनेट होगा फंक्शन, ठीक है। आपके फाइनल प्रोजेक्ट में भी जो मैं आपको दूंगा, उसमें ये सारे फंक्शन का काफ़ी यूज है, ठीक है। आपका पॉलिटिकल के अंदर में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर भी यूज आएगा। ये बेस है आपका, बेसिक है।
कॉमन एरर मैक्सिमम स्टूडेंट आ रहा है, कॉमन एरर ये होगा कि आप 60% को आप स्प्लिट करोगे 60 पे, है ना। 60% को आप स्प्लिट किस पे करना चाहिए आपको 0.06 पे आइदर, और 60 जो क्राइटेरिया लगाओगे ना, क्राइटेरिया वहाँ 60% लिखोगे फॉर्मेट में, नॉट 60, ठीक है। देख लो एक बार करा देता हूँ मैं। सो यहाँ पे अगर आप लिखते हो यहाँ पे 61%, 61%, ठीक है, यहाँ लिखा ना 61% आपने, और यहाँ पर जो फंक्शन में लिखाओगे ना, यहाँ पे देखो इफ दिस सेल इज ग्रेटर दैन 60% देन पास, अदरवाइज एक इस तरह लिखोगे, आ रहा है। दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। बहुत लोग करते क्या है ना कि यहाँ पर 60 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ 60 लिख देते हैं या 60% लिख देते हैं और एंटर यहाँ पर 60 पे करते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ 60%, 61% कर रहे हो ना, तो ये देखो इसका फॉर्मेट भी चेंज हो गया होगा, देखो आ रहा परसेंटेज पे, ठीक है ना। सेल का फॉर्मेट भी आप परसेंटेज पे करोगे। थर्ड वाला करो, अब बताना जिसका हो जाए 3% हो गया। थर्ड नेगेटिव का फंक्शन होता है ना, एक फंक्शन देना दूसरा है, एक इसके अंदर दूसरा है, ठीक। थर्ड हो जाए बता देना, थर्ड इसका हो जाए। अच्छा ये यहाँ पे मैंने ना यस एंड नो डबल कोट्स में दिया था, डबल कोट्स में, अगर डबल कोट्स में नहीं देता तो एरर कौन सा आता, कौन सा एरर आता, डबल कोट्स में अगर नहीं देते कौन सा एरर आता, नीम एरर, ठीक है। तो नीम एरर का मतलब हो गया कोई भी टेक्स्ट वैल्यू ना, अब आप दोगे डबल कोट्स में दोगे, अगर नहीं दोगे तो वो सर्च करेगा कि वो टेक्स्ट कोई नेम पे डिफाइन है कि नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले में आपका देने का पर्पस था कि बताना कि कभी भी इफ फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर इनपुट टेक्स्ट में दिल्ली को अगर आप लोअर केस में लिखो, अपर केस में लिखो, प्रॉपर केस में लिखो, एंड जो आप उसमें लॉजिकल टेस्ट दे रहे हो ना, उसमें आपने अपर केस दिया है एंड इनपुट लोअर केस में कर रहे हो ना, तो उसमें रिजल्ट आपको मिलता है। देखो यहाँ दिल्ली लोअर केस में दिया है मैंने, बट लॉजिकल टेस्ट में मैंने क्या दिया है, दिल्ली को अपर केस में दिया है, तो भी आपका सही आएगा। Now next is nested if. What is nested if? अभी आपके नॉर्मल if में, सिंगल if में आपके आउटपुट जो आ रहा था ना, उसके लिए क्राइटेरिया कितना यूज किया था आपने, सिंगल क्राइटेरिया यूज किया था, ठीक है। एंड उसमें दो ऑप्शन भी दो ही थे, है ना, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बट नेस्टेड इफ में क्या होता है, एक इफ के बाद अगर एक इफ अगर आपको रन कर रहा है ना, एक इफ के बाद अगर वो इफ आपका ट्रू होता है तो फिर से एक बार चेक करो दूसरे इफ के लिए, या फिर अगर फॉल्स होता है तो फिर से चेक करो एक बार।
तो नेस्टेड इफ मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, एंड नेस्टेड फंक्शन टर्म होता है इफ के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है ना, तो नेस्टेड फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ठीक है, दूसरे के अंदर तीसरा। जो इफ फंक्शन है ना 2007 तक इफ का जो मैक्सिमम आप यूज कर सकते थे 2003 तक वो 7 इफ थी, 7 इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। नाउ इट इज इंक्रीज टू 64 इफ। आप एक साथ 64 टाइम्स एक फंक्शन लगा सकते हो एक सेल के अंदर। अब ये भी प्रॉब्लम आई कि 64 इफ लगाएगा कौन, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सो इन एक्सेल 2019 एक्सेल ने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया दैट इज कॉल्ड इफ IFS, ठीक है। इससे क्या हो गया ना, सिंटैक्स और छोटा हो गया, ठीक है। तो गूगल वर्कशीट में IFS यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है IFS, ठीक है। लेटेस्ट एक्सेल है, आई प्रेफर टू यूज IFS, ठीक है, इफ फंक्शन। सो इन द फर्स्ट केस वी हैव 3 outputs based on score, that is excellent for 9 and above, good 5 and above, average below 5, ठीक है। सो इसमें कितने इफ लगेंगे, 3 लगेंगे, 2 लगेंगे। देखो फर्स्ट टाइम हम चेक करते हैं, इफ द लॉजिकल टेस्ट विल C9 ग्रेटर देन एंड बिलो देन 5। बिलो देन 5 के लिए क्या है, बिलो देन 5 के लिए क्या है, एवरेज। चलो कॉमा, अगेन फिर से लगाते हैं हम, एक फॉल्स अगर हो जाता है तो फिर से लगाते हैं, इफ द सेल इज लेस देन 9, तो क्या आता है, 9 से लेस होता है। तो अगर 5 से लेस देन नहीं है, दैट मीन्स कि 5 से अबव है ना, तो क्या आएगा, गुड। अगर नंबर 5 और 9 से भी लेस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 एंड अबव है ना, बाय डिफॉल्ट 9 एंड अबव होगा, तो थर्ड में इफ लगाने की जरूरत नहीं है, थर्ड में आप एक्सेलेंट कर दोगे, ब्रैकेट को 2 बार क्लोज करोगे। देख लो एक बार, फंक्शन समझ में आया तो बताना। इसको लिखने का तरीका और भी हो सकता है, ये समझ में आ गया है, एग्जांपल 2 करो, नहीं समझ में आएगा पूछ लो। आप आगे समझ एग्जाम्पल 2 सॉल्व करना, अगर हो जाए बता देना। जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको सीक्वेंस दिया है ना उसी सीक्वेंस में लिखना, आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो।
हो गया ना सबका? और फंक्शन एंड फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है? और फंक्शन में फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, उसमें हस्बैंड या वाइफ किसी एक का इंडियन होना चाहिए, है ना? दोनों का हो तो भी हो सकता है, या फिर एक का हो तो भी हो सकता है। और अगर मुझे चेक करना है कि और फंक्शन में कि मेरे पास दो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे पास होना है, ठीक है, सो दोनों फंक्शन में दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हो तो ही पास होगे, है ना? तो वहां पर क्या होगा? एंड फंक्शन, कि दोनों को चेक करेगा, सब्जेक्ट 1 मस्ट बी पास एंड सब्जेक्ट 2 मस्ट बी पास, और में वो किसी एक में पास कर जाओ। तो अगर आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया, कोई एक भी फुलफिल हो जाता है ना, तो आपका रिजल्ट देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। सो यहां पर ये चेक करेंगे इक्वल साइन और दिस सेल मस्ट बी इंडियन और सेल मस्ट बी ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे अगर हम कर देते हैं चाइना एंड चाइना, फॉल्स आ रहा है। अगर हम कर देते हैं इंडिया, इंडियन, ये ट्रू आ गया। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं चाइना और यहाँ पे कर देते हैं हम इंडियन, तो भी ट्रू आ रहा है, ठीक है। ये बेसिक है बिल्कुल, बट प्रॉब्लम में बता रहा हूँ, जब हम एक्चुअल पे आएंगे ना तो हमें कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पर और लगाना है, कहाँ पर एंड लगाना है, कहाँ पर दोनों एंड लगाना है, कहाँ पर और का यूज करना है, उस पर भी आएंगे हम लोग। इसको कर लो पहले। एंड पे आते हैं हम लोग। एक प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस किया था, 3 नंबर्स हैं, मुझे चेक करना है कि तीनों नंबर सेम है कि नहीं है। सो क्या हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, इक्वल साइन दिस मस्ट बी इक्वल साइन दिस मस्ट बी इक्वल साइन दिस। क्या ये मेथड सही होगा? नहीं होगा, ठीक है। सो मुझे 3 नंबर्स को चेक करना है इक्वल है कि नहीं है। सो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं एंड में कितने लॉजिक देना पड़ेगा? फर्स्ट नंबर मस्ट बी इक्वल्स टू सेकेंड नंबर, ठीक है, ये ट्रू होना चाहिए। सेकेंड नंबर मस्ट बी इक्वल्स टू थर्ड नंबर, ठीक है। और भी कुछ देना होगा? फर्स्ट नंबर मस्ट बी इक्वल्स टू सेकेंड नंबर एंड सेकेंड नंबर मस्ट बी इक्वल्स टू थर्ड नंबर। थर्ड भी देना होगा, फर्स्ट नंबर मस्ट बी इक्वल्स टू थर्ड नंबर, है ना। ए और बी इक्वल है, बी और सी इक्वल है, ए और सी इक्वल होगा ना, तो हमें तो सिर्फ 2 पैरामीटर देने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर, इफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल एंड सेकंड एंड थर्ड इज इक्वल, ठीक है। सो दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो मेरा ट्रू आना चाहिए। अभी क्या आ रहा है? फॉल्स। इफ आई चेंज दिस 24 वैल्यू टू 23, ये देखो ट्रू आ गया, ठीक है। एंड मुझे अगर आउटपुट में देखना हो नंबर्स आर नॉट सेम एंड ऑल नंबर्स आर सेम, सो हम इसी लॉजिकल टेस्ट को रैप किस पे कर देंगे? इफ फंक्शन में, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इफ, सॉरी यहां पर लिखेंगे इफ दिस फंक्शन इज ट्रू देन नंबर्स आर सेम, अदरवाइज नंबर्स आर नॉट सेम।
में आ गए एंड इट नॉट नेसेसरी कि आप दो ही कंडीशन दो, आप n नंबर ऑफ कंडीशन दे सकते हो, ठीक है। यू विल नॉट गेट 64 ऑफ कंडीशन दे सकते ठीक है। समझ में आ गया ये? चलो समझ में आ गया तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व मुझे बता देना। यूज क्या होगा? एक फंक्शन एंड फंक्शन और फंक्शन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन।
नेक्स्ट वीक से ना मैं अलग से भी फाइल दिया करूँगा कि मैं क्लास में और इंटरेस्ट करने के लिए हो गया। I don't know if you can have somebody लाया है कि नहीं करेक्ट वाला परफेक्ट वाला देख लेता हूँ।
अभी भी अब देख रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें आप लोग अभी ना प्रैक्टिस की कमी है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड खुद से करना, ठीक है? विजिबल है सबको? देखो स्क्रीन। सो द क्वेश्चन इज, मुझे क्या करना है? इफ फंक्शन आपसे क्या मांगता है? इफ फंक्शन आपसे क्या कहता है? लॉजिकल टेस्ट, तो उसके बेसिस पे मैं आपको आइदर ट्रू में रिजल्ट दूंगा या फॉल्स में रिजल्ट दूंगा। इसमें मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि थर्ड ईयर जो है आपका सेकंड ईयर से भी ग्रेटर होना चाहिए एंड फर्स्ट ईयर से भी ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पर देंगे इफ के अंदर कंडीशन के अंदर एंड फंक्शन के अंदर थर्ड ईयर मस्ट बी ग्रेटर दैन सेकेंड ईयर। ये होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए ना? सेकेंड और क्या ट्रू होना चाहिए? थर्ड ईयर मस्ट बी ग्रेटर दैन फर्स्ट ईयर, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज। अगर ये ट्रू होता है कितना परसेंट बोनस मिलेगा? 10%। अगर ट्रू नहीं होता है तो कितना मिलेगा? 0%। इसको ड्रैग कर देते हैं, ये देख लो फॉर्मूला। विजिबल है या जूम करूं? और मैंने सिर्फ सिंगल एंड का कंडीशन दिया है। बहुत बार एंड फंक्शन और फंक्शन इन सबको एक्सपेक्ट करते हैं तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैं केस स्टडी वाली फाइल में आपको सिंटेक्स एक बार समझ में आ जाएगा ना, देन आप एआई का यूज करके ना सिंटेक्स को एडिट कर सकते हो बाद में, ठीक है? बट आपको पता होना चाहिए ना ब्रैकेट कैसे वर्क करता है, तब आप एआई का यूज करोगे। ठीक है, लिख लिया? नोट करें सबने? ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड आप लोग खुद से करना, मुझे बोनस परसेंट बताना। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं आपसे। आज यहीं पे एंड कर देता हूं मैं, एंड अगली क्लास में आपका ना सम इफ काउंट इफ वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, रिव्यू एंड प्रोटेक्टिंग, ये सारा चीज आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है? अगर अच्छे से समझ रहे हो तो सम इफ और काउंट इफ भी बहुत अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है?